मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप मेरे साथ में यूपीएसआई 2025 को टारगेट करते हुए जीके और जीएस की क्लासेस देख रहे हैं। ये क्लास आपको रोजाना 12:30 बजे मिलती है। तो बेटा 12:30 बज चुके हैं और आज हम जो सेट करने वाले हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा कि हम आज 55वां सेट करने वाले हैं। इससे पहले मैं 54 सेट कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके उन क्लासेस को देख सकते हैं। बाकी को आपको मैं बता दूं कि हम लोगों के द्वारा यहाँ पे क्लासेस जो दी जा रही हैं, अब आपकी रीजनिंग की टाइम भी चेंज हो रहा है। तो आपका जो रीजनिंग का टाइम रहने वाला है वो आपका सुबह 9 बजे रहेगा। तो 9 बजे आपका जो रीजनिंग का टाइम रहने वाला है। इसके बाद आप 11:30 बजे हमारे साथ में मैथ्स के लिए जुड़ सकते हैं और आप 12:30 बजे आप जीके और जीएस की क्लासेस के लिए जुड़ सकते हैं और शाम को 9 बजे आप यहाँ पे हिंदी की क्लासेस के लिए जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए मैंने बता दिया कि यूपीएसआई को टारगेट करते हुए हम यहाँ पे रीजनिंग की क्लासेस भी प्रोवाइड करा रहे हैं, हम यहाँ पे मैथ्स की क्लासेस भी प्रोवाइड करा रहे हैं। जीके जीएस तो आपके सामने मैं लेके आ ही चुका हूँ और हिंदी की क्लासेस आपको शाम को 9 बजे मिल जाती हैं। इस प्रकार से आप पूरी तरीके से यूपीएसआई को टारगेट करके पढ़ सकते हैं, अपना गोल बना सकते हैं और यहाँ पे अच्छी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन और अच्छी तैयारी करनी है तो बेटा आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आपको हमारी एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा और एप्लीकेशन पे एक बैच है जो कि है आपका चाणक्य 2.0 बैच। और इस चाणक्य 2.0 बैच की खासियत यह है कि इसका प्राइस बहुत कम है और बहुत कम में बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छा बैच है, बहुत अच्छे टीचर हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ा भी रहे हैं। तो यहाँ पर आपका ये बैच मिलने वाला है मात्र 99 में और 99 में आपको यहाँ पे पूरी तरीके से सिलेबस को कवर भी कराया जाएगा, पूरी तरह से सिलेबस को कंप्लीट भी कराया जाएगा और यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लासेस भी दी जाएंगी। तो डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग बेस पे भी और इसके अलावा डाउट और आप यहाँ पे हमें हमारे द्वारा नोट्स भी ले सकते हैं। इसी के साथ में आज की क्लास में हम ये वहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। अब हम करते हैं प्रैक्टिस जो कि आपकी रोजाना चलती है। बाकी आपको पता है ये कोर्स आपको कहाँ मिल रहे हैं? बाईएससी ऐप पर मिल रहे हैं। बाईएससी ऐप पर कोर्स पाने के लिए आपको बाईएससी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगा और उसके बाद रजिस्टर और लॉगिन करके आप यहाँ पे हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। अब जो साथी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, अलोन गर्ल जी, रोहित तिवारी और इसके साथ में अंजलि उपाध्याय, सभी आपके हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। तो भाई एक बार शेयर कर दीजिए, अपने साथियों को शेयर कर दीजिए जो आपके साथी हैं, आप जिनसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि मेरी क्लास में आप ज़्यादातर बात ही करते हैं। तो जिससे भी बात करना चाहते हैं आप उसे शेयर कर दीजिए और उसके बाद पूरे कमेंट में आप बातें करते रहेंगे, क्योंकि पढ़ना तो है ही नहीं, हम यहाँ पे पढ़ाते हैं, आप लोग बातें करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप बातें करते रहिए। कमेंट यहाँ पे मेरे पास में आंसर, जो आंसर रहेगा, सही आंसर रहेगा, मैं उसको देखूंगा और आपके अगर गलत होते हैं तो आप यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हैं मेरे द्वारा, यहाँ पे जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूँ। बाकी का स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आपका पहला क्वेश्चन आने वाला है। रोजाना मैं आपको 20 क्वेश्चन कंप्लीट कराता हूँ और इस 20 क्वेश्चन में आप खुद देख पाएंगे कि आपने कितना सीखा है और लास्ट में आप फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कितना अच्छा क्लास रहा है या फिर यहाँ पे डाउट रहे हैं या फिर आपने यहाँ पे कुछ ऐसा है जो नहीं सीख पाया है सर, आप उसे बाद में बता दीजिएगा। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसे बताने की कोशिश किया करूंगा। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने साथ में क्वेश्चन नंबर 1 को लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे कहता है, यहां ये कह रहा है कि 1857 के महान विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? आपको पता है कि 1857 का हमारा संग्राम हुआ था, हमने विद्रोह किया था और विद्रोह की जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है? मेरठ से होती है और मेरठ के बाद में ये दिल्ली, कानपुर, झांसी में फैल जाता है और अलग अलग लोग यहाँ पे क्या करते हैं? लीड करते हैं और इस आंदोलन को बढ़ाने का प्रयास करते हैं और इसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते भी हैं। तो पहला स्वतंत्रता संग्राम भी यही कहा जाता है, जिसमें सभी लोगों ने साथ भी दिया, लेकिन एक साथ अगर ये हो जाता तो शायद हम वहां पर उसी टाइम पे आज़ाद हो सकते थे। लेकिन ठीक है, उस टाइम पे नहीं हो पाए और ये यहाँ पर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होकर लॉर्ड कैनिंग यहाँ पे जो गवर्नर जनरल थे उनके द्वारा यहाँ पे क्या कर दिया जाता है? इसे रोक दिया जाता है। तो उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन नंबर सी आ चुका है, रोहित तिवारी का, ऑलन गोल्ड का और इसी के साथ में जी ने भी आंसर दे दिया है, ऑप्शन नंबर सी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग वहां पे उस टाइम पे क्या थे? ये गवर्नर जनरल थे। लेकिन सर लॉर्ड कैनिंग तो अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। बिल्कुल सही। क्यों अंतिम गवर्नर जनरल थे? क्योंकि 1857 में ये संग्राम जो हुआ था, इस विद्रोह के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858 में और यहां पे शासन खत्म हो जाता है किसका?
ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ही खत्म हो जाता है। अब आप कहेंगे शासन खत्म हो जाता है, तो आप यहां पे कहेंगे फिर तो हमें आजाद हो जाना चाहिए था। तो यहां मेरा आंसर होगा कि शासन इनका खत्म हुआ है, लेकिन शासन ना ट्रांसफर हो जाता है। किसको ट्रांसफर होता है? तो क्राउन को ट्रांसफर हो जाता है। तो अब आपका जो शासन रहेगा तो किसका रहेगा? तो यहां पे रहने वाला है ब्रिटिश क्राउन का। अब आप कहेंगे सर अंतिम गवर्नर जनरल यही हैं, तो फिर क्या हुआ होगा? तो ब्रिटिश क्राउन के अधीन आने पर ये जो है ना भारत के वायसराय, क्योंकि जो पद हुआ करता था वो गवर्नर जनरल से वायसराय का बन गया, तो भारत के पहले वायसराय कौन बने? वो भी आपके लॉर्ड कैनिंग बने। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? हाँ जी बिल्कुल। अब मेरठ से स्टार्ट हुआ था, बहुत सही अलोन गर्ल। और इसी के अलावा 1858 में एक अधिनियम आया जिसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ही खत्म हो जाता है और इसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अधीन शासन पहुंच जाता है और उस टाइम पे जो पद बनता है वो आपका भारत के वायसराय बनता है। तो अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग है और पहले वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग है। आया समझ? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पर। यहां को पे तैयारी कर रहे हैं और यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपीएसआई में उत्तर प्रदेश से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब हम उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन आपसे यहां पे ये पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? क्योंकि भारत जब आजाद हुआ था तो हम जानते हैं कि पहले पीएम के रूप में जवाहरलाल नेहरू बनते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के पहले सीएम कौन बनते हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने हैं, चाहे वो गोविंद बल्लभ पंत की बात हो, राम नरेश यादव की बात हो, चंद्रभानु गुप्ता की बात हो, या फिर संपूर्णानंद की बात हो। और यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, भारत के गवर्नर और अंतिम जो हैं वो कैनिंग ही थे और वायसराय भी पहले कैनिंग थे। आंसर बताया है यहाँ पे अलोनगढ़ ने, आंसर ए है। जी का आंसर भी ऑप्शन नंबर ए आ चुका है। रोहित तिवारी भी बता रहे हैं गोविंद बल्लभ पंत। प्रिंस ने आंसर दे दिया ए और अंजलि उपाध्याय भी कह रही हैं कि ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलिए, आप लोगों ने बोला है तो हम मान भी लेते हैं कि ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। उत्तर प्रदेश के पहले सीएम जो बनते हैं वो गोविंद बल्लभ पंत बनते हैं और इसके बाद क्या होता है? इसके बाद डॉक्टर संपूर्णानंद जो हैं वो उत्तर प्रदेश के दूसरे सीएम बनते हैं। सर दूसरे सीएम भाई, दूसरे तो लिखे हुए हैं, यहाँ पे तीसरे भी लिखे हुए हैं। तो आपसे पूछा जाए तीसरे सीएम कौन रहे, तो तीसरे सीएम बनते हैं चंद्रभानु गुप्ता। फिर सर चौथा भी बता दो। चौथा इंपोर्टेंट बन जाता है। क्यों बन जाता है? कि चौथा जो आपका सीएम बनता है या चौथे सीएम के रूप में कौन आते हैं सामने, तो कहेंगे सुचेता कृपलानी। सर सुचेता कृपलानी तो उत्तर प्रदेश की महिला सीएम है पहली, तो भाई चौथी सीएम तो थे ही, लेकिन ये यूपी की पहली महिला सीएम भी हैं। तो आप यहां पर ये क्वेश्चन भी याद कर सकते हो। तो पहली महिला सीएम कौन बनती हैं? वो बनती हैं आपकी सुचेता कृपलानी। और पहले सीएम कौन बनते हैं? गोविंद बल्लभ पंत यहां पे हमारे पहले सीएम बनते हैं। अगर आपसे मैं यहां पे ये बोलूं कि बेटा हमारे यहां पे ना पूर्ण शासन इनमें से किसी ने नहीं किया है। 5 साल का जो शासन होता है, 5 साल का कार्यकाल किसी ने किया ही नहीं है। मात्र उत्तर प्रदेश में 3 सीएम हुए हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया है। तो आप कहेंगे सर अभी तो योगी आदित्यनाथ हैं, इनका तो दूसरा टर्म चल रहा है। तो भाई इस बात में याद रखना कि 3 सीएम जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, जिनमें पहली हैं मायावती के द्वारा पहली बार 2007 में, कब? 2007 में पहली बार कार्यकाल पूर्ण किया गया 5 साल का। इसके बाद अखिलेश यादव ने 2012 से 17 तक दूसरी बार यहां पे कार्यकाल पूर्ण किया और योगी आदित्यनाथ अभी भी टिके हुए हैं। इसका मतलब योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी पूर्ण कार्यकाल किया गया। इससे पहले किसी भी सीएम के द्वारा पूर्ण कार्यकाल नहीं हुआ है। कोई 2 साल रहा, तो कोई 3 साल रहा, कोई 6 महीने रहा, कोई 3 महीने में ही यहां पे सरकार गिरा देता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ जी बिल्कुल सही है। पहली राज्यपाल हमारे जो थे वो आपकी सरोजनी नायडू थी। तो बिल्कुल सही आंसर दिया है, जिसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाते हैं। 3 की ओर आएंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आप जानते हैं ना, मैग्ना कार्टर आप नाम से बहुत सारी चीजें बनती थी। सर ये मैग्ना कार्टा क्या है? भाई मैग्ना कार्टा का मतलब होता है कि महान चार्टर एक्ट बनाया गया हो, महान अधिकार पत्र हो, बहुत ही विस्तृत रूप से कोई चीज समझाने की कोशिश की गई हो, उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है।
लेकिन यहां क्या पूछा जा रहा है भाई, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी हमारे संविधान में ऐसा क्या है जिसे हम मैग्ना कार्टा कहते हैं, जिसे हम महान चार्टर कहते हैं, जिसे हम महान अधिकार कहते हैं। तो आप क्या बताओगे कि संविधान में ऐसा कौन है, ऐसा कौन सा पार्ट है जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो लोकतंत्र की नींव रखता है, जो नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, नागरिक की सुरक्षा की गारंटी देता है। तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी थी बी बताया है जी के द्वारा। अलोनगढ़ ने भी आंसर दे दिया है और यहां पर प्रिंस ने भी आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी। अंजलि का भी आंसर आ चुका है। तो सब लोगों के द्वारा जो आंसर दिया गया वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी भाग थर्ड। ये क्या है भाग थर्ड में ऐसा जिसे हम मैग्ना कार्टा कह रहे हैं, ये क्या है जिसे हम महान एक्ट कह रहे हैं, इसे हम महान अधिकार पत्र कह रहे हैं। भाई इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर फंडामेंटल राइट की बात की जाती है, भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों की बात की जाती है, यानी फंडामेंटल राइट की बात की जाती है। और आर्टिकल की आपसे पूछा जाए कहां से स्टार्ट होता है, तो आगे आप कहेंगे आर्टिकल नंबर 12 से स्टार्ट होकर आर्टिकल नंबर 35 तक यहां पे हमारे अधिकारों की बात की जाती है। चाहे हम समानता की बात करें, चाहे हम स्वतंत्रता की बात करें, यहां पे अपने धर्मों को मानने की बात करें, तो ऐसे अधिकार हमें यहां पे मिले हुए हैं। यही हमारा मैग्ना कार्टा है, यही हमारे लिए महान अधिकार पत्र के रूप में सामने आता है, यही है हमें गारंटी देता है कि हम स्वतंत्र हैं, यही हमें सुरक्षा की गारंटी देता है, यही हमें जीने का अधिकार देता है, इसलिए इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सोनम शर्मा जुड़ चुके हैं, राधे राधे। दिव्यांशी को राधे राधे बोला, ठीक है, लेकिन मैंने बोल दिया तो कोई बात नहीं है। विकास शर्मा बस जुड़ चुके हैं। अरे भाई एक दूसरे को राधे राधे कर रहे हो, मैं अपना फालतू में लगा पड़ा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे क्या कहता है, आपने देखा होगा कि युद्ध हो जाए या कोई बाहरी आक्रमण हो जाए तो ऐसी स्थिति में हम इमरजेंसी की घोषणा कर देते हैं, कि नहीं कर देते हैं। तो यहां पे पूछा गया है कि अगर मान लीजिए वित्तीय स्थिरता को खतरा हो जाए, हमारे लिए फाइनेंशियल जो चीजें हैं ये खतरनाक, यानी ये खतरे में आ जाए, तब क्या करेंगे, तब हम यहां पे वित्तीय आपातकाल लगा देंगे। सर फिर हम जो आपातकाल की बात करते हैं युद्ध के समय में, ये कौन सा आपातकाल है, तो भाई इसी चीज को समझना है। तो आप कहेंगे सर हमारे ना इमरजेंसी की बात की गई है हमारे संविधान में, और जो इमरजेंसी की बात की गई है ना, ये हमारे पास में ना 3 टाइप की इमरजेंसी है। कितने टाइप की इमरजेंसी है, 3 टाइप की इमरजेंसी है। तो हमारे पास एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 352। अगर हम कहीं दूसरे देश के साथ में युद्ध करते हैं, युद्ध की स्थिति होती है, बाहरी आक्रमण हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ पे कौन सा आपातकाल लगता है, हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, यानी नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी जाती है। अगर आप यहाँ पे स्टेट को देखेंगे, हमारे स्टेट सही तरीके से संवैधानिक रूप से काम नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में वहां पर आपातकाल लगा दिया जाता है, उसे राज्य आपातकाल या फिर राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए कि हमारे पास में वित्तीय स्थिरता को खतरा हो जाए, अगर वित्तीय स्थिरता कर दी जाएगी तो ऐसी स्थिति में हमारे पास में ना एक आपातकाल है जिसे वित्तीय आपातकाल कहा जाता है। तो ऐसा आपातकाल हमारा कौन से आर्टिकल में, 360 में लगा गया है। इसलिए यहां पे आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितने लोगों का ऑप्शन नंबर बी है, रोहित तिवारी ने बता दिया 352, 56, 60, और प्रिंस ने बताया ऑप्शन नंबर ए। बेटा प्रिंस गलत है यार, तुम हर बार गलत आंसर देने की कोशिश क्यों करते हो, हर बार गलत देते हो। ट्राई किया करो कि हमारे आंसर सही जाया करें, ठीक है। विकास शर्मा ने आंसर आज तक कभी नहीं लिखा, हाँ जी बिल्कुल ये बात कही है। सर आपकी क्लास कितने बजे चलती है, बेटा प्रांशुपाल मेरी क्लास ये 12:30 बजे स्टार्ट होती है। ये जीके और जीएस की क्लास यूट्यूब पे रहती है, लाइव रहती है, यादविन स्मार्ट क्लासेस के चैनल पे रहती है, ठीक है। जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि आपातकाल जो है ना, ये जो लगा है राष्ट्रीय आपातकाल, आज तक ना 3 बार लगा है। कब लगा है, 3 बार लग चुका है। और जब मैं वित्तीय आपातकाल की बात करूं तो आज तक ये लगा ही नहीं है। भारत में आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है। इसी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका तो आंसर 360 हो गया। गुड आफ्टरनून भाई, रोहित तिवारी ने आंदोलन ने आंसर दे दिया है, ऑप्शन नंबर मिल चुका है आपको बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे मैं बोलूँ कि जैसे कि आप यहाँ पे मेरे पास में बोर्ड देख पा रहे हैं, आप यहाँ पे कंप्यूटर भी चलाते होंगे। क्या कोई कंप्यूटर बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के काम कर सकता है, बताइए। क्या कोई कंप्यूटर बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है। यहां पर हमारे पास में 4 ऑप्शन हैं और इनमें से ऐसा है जो
आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जो ऑपरेट करने में काम करने वाला एक सिस्टम नहीं है, जो यहां पे एक प्रकार से वेब ब्राउजिंग का काम करता है, इनमें से एक ऑप्शन है। तब आप कहेंगे सर यूनिक्स, लाइनक्स और विंडोज। सर विंडोज पे तो आप सभी जानते होंगे, विंडोज आप पढ़ते भी होंगे, ना विंडो 10 का यूज कर रहे हैं, विंडो 12 का यूज कर रहे हैं, विंडो एक्स भी हुआ करती थी कभी। तो इस प्रकार से जो विंडो है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा लाइनक्स और यूनिक्स भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैं। लेकिन आपके पास में इंटरनेट एक्सप्लोरर की अगर बात करेंगे, सर ये इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? ये है आपका वेब ब्राउजिंग, जिस पे आप ब्राउज करते हो, जिस पे आप सर्च करते हो, जिस पे आप चीजों को देखना पसंद करते हो। अगर आपको कोई भी चीज डाउट है तो आप क्या करोगे, सीधे गूगल पे चले जाते हो। तो गूगल पे जाते हो तो वो तो गूगल क्रोम का एक पार्ट है, लेकिन यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर भी आपका यही एक वेब ब्राउजिंग का ही पार्ट है, जिसपे आप गूगल को सर्च कर सकते हैं। आया समझ? ए होगा, बिल्कुल ए होगा प्रांशुपाल। आंसर है इंटरनेट। रोहित तिवारी ने आंसर दे दिया है। अलोन गर्ल, प्रांशुपाल, सभी के आंसर सही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 6। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? आप सभी जानते हैं कि हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं भाई। कभी हम इंडिया से बाहर भी ट्रेड करते हैं, हम चाहते हैं कि अमेरिका से भी हमारा ट्रेड चले। हम यहाँ पे रशिया के साथ में भी ट्रेड कर रहे हैं, हम यहाँ पे इजराइल के साथ में भी ट्रेड करते हैं, हम चाइना के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन इस दुनिया में जो ट्रेड चल रहा है, इसे कंट्रोल भी तो करता होगा कोई। ऐसा कोई है जो इसे कंट्रोल करने का काम करता है? ऐसा कोई है जो रूल्स एंड रेगुलेशन लाने का काम करता है कि इसके रूल्स के तहत ये ट्रेड किया जाएगा? तब आप कहेंगे कि हमारे पास में ना एक संस्था हुआ करती थी जिसका नाम था GATT। क्या नाम था इसका? GATT। सर हमने तो WTO सुना है, हमने तो यहाँ पे WTO सुना है, जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करता है। भाई इससे पहले आपका GATT ही चलता था। और ये GATT क्या था? एक एग्रीमेंट के रूप में काम करता था, टैरिफ और ट्रेड को कंट्रोल करता था। मान लीजिए किसी का टैरिफ कम करना है, मान लीजिए ट्रेड का बैरियर हटाना है, ऐसी स्थिति में GATT बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1948 में बना दिया। बनाने के बाद में फिर हमारे पास में चीजें अपडेट होती हैं, और अपडेट होने के बाद यही GATT चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? ये WTO में चेंज हो जाता है, विश्व व्यापार संगठन में चेंज हो जाता है। यही WTO है जो क्या करता है? रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है ट्रेड से रिलेटेड। यही आपका WTO है जो टैरिफ कम करने में काम करता है। यही आपका WTO है जो ट्रेड के बैरियर बनाने में काम करता है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो आप कहेंगे सर इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। और ये कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। और ये कब बनाया गया? तो आप कहेंगे सर ये तो 1995 में बना है। हाँ जी, 1995 में ये GATT किस में कन्वर्ट हो जाता है? WTO में कन्वर्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी बताया है सभी का, ऑप्शन नंबर डी है। रोहित तिवारी, प्रांशुपाल, अलोन गर्ल, अंजलि उपाध्याय का सभी का आंसर आ चुका है। 1948 में GATT जो है वो अस्थायी रूप से काम कर रहा था। यह भी बात सही है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7? आपको पता है कि आजकल यहां पे गाय के वध पर, यानी गाय को मारने पर रोक लगाने का प्रावधान है। क्या सर ये कहीं पर ऐसा है हमारे संविधान में लिखा हुआ है? बेटा बिल्कुल लिखा हुआ है। संविधान में एक ऐसा अनुच्छेद है जो गाय के वध पर रोक लगाने का निर्देश देता है। अब वो गवर्नमेंट आपकी क्या चाहती है, वो वहां की सरकार क्या चाहती है कि इसे लगाया जाए या नहीं लगाया जाए, लेकिन ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। ऐसा ही संविधान में एक हमारे पास में DPSP है। इसे कहेंगे हम यहाँ पे राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये राज्य को निर्देश देता है कि बेटा तुम्हें ये करना है। तो राज्य का निर्देश है ऐसा जो हमारा DPSP है। ये किस में है? तो आप बताएंगे सर पार्ट 4 का एक है हमारे पास संविधान में। पार्ट 4 है, पार्ट 4 में DPSP है। और DPSP जो है आर्टिकल नंबर 36 से स्टार्ट होता है और ये 51 तक रहता है। तो 36 से 51 तक हमारे पास में जो आर्टिकल है वो यहाँ पे DPSP की बात करते हैं, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं। ये ऐसे कानून के बारे में बात करते हैं कि राज्य को निर्देश देते हैं कि आपको ये करना है। अब वो बात है अगर राज्य करे ना करे। अगर नहीं करेगा तो ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट में जाके कह दो कि सर ये करना चाहिए। इसे ये कहते हैं ये नॉन एनफोर्सेबल है। जिस प्रकार से आपके मूलभूत अधिकार हैं, जिस प्रकार से आपका फंडामेंटल राइट है, हनन होगा आप चले जाओगे कोर्ट, लेकिन DPSP का हनन होने पे आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। आप कहां नहीं जा सकते? कोर्ट नहीं जा सकते। तो आप गाय के वध के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन इस पर अगर कानून बना देती है कोई सरकार तब आप कोर्ट जाने का प्रयास करेंगे। आंसर कौन सा होगा? अलोन गर्ल का आंसर आ चुका है 48। प्रांशुपाल ने डी बताया है, रोहित तिवारी कह रहे हैं डी होगा,
और अंजलि उपाध्याय ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया है और जी ने भी आंसर दे दिया है। तो आपका जो आंसर रहने वाला है वो कौन सा है, आर्टिकल नंबर 48 है। तो यहां पर गाय के वध पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया है डीपीएसपी के तहत। ये एक प्रकार से हम यहां पे कह सकते हैं स्टेट जो है वो स्टेप ले सकता है काऊ या फिर काऊ के स्लॉटर को मारने पर, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। आप जानते हैं कि भैया आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो वास्तव में एक एडल्टहुड होंगे या फिर कहेंगे किशोर अवस्था में होंगे, ठीक है। अब किशोर अवस्था में आप जानते हैं कि हमारे जो तरीके हैं वो चेंज हो जाते हैं, हमारे शरीर में बदलाव आना स्टार्ट हो जाता है। हमारे शरीर में बदलाव आने के साथ साथ हम यहाँ पे ये चीज़ें देखते हैं कि हम किसी की मानना पसंद नहीं करते हैं। हम यहाँ पे टीचर की बात नहीं मानेंगे, अगर माँ बाप भी ऐसा कुछ कह रहे हैं हम उनकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन अपने दोस्तों की बात जरूर मानेंगे। कहते हैं ना दोस्तों की गोबर सलाह भी बहुत इंपॉर्टेंट सलाह के अपेक्षा में, तो गोबर सलाह से ज्यादा अच्छा कुछ नहीं होता। किशोर अवस्था की बात है ये। तो ऐसा ही यहां पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से मिशन के लक्ष्य सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से किशोरों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना है। भाई यहाँ पे एडोलसेंस में आपको सही तरीके से यहाँ पे अपने आप को मेंटेन रखना है, आपको एडोलसेंस में अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है, आपके कल्याण के लिए काम किया जाएगा। क्योंकि भारत की सबसे बड़ी आबादी कौन है, वो है आपकी किशोर अवस्था। और भारत में जो किशोर अवस्था है वो 10 से लेकर 19 तक मानी जाती है, वैसे किशोर अवस्था 12 से लेकर 18 तक होती है। ऐसी स्थिति में हमारे पास में क्या होता है, बहुत सारी चेंजेस आने की वजह से हमारे बिहेवियर में चेंज आ जाता है, हमें छोटी छोटी चीजें बुरी लगने लग जाती हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे अलावा कोई भी कुछ नहीं है, हम सुप्रीम पावर हैं। ये सामने वाला जो टीचर है वो ऐसे ही बकवास कर रहा है, लेकिन हमने जो बोला है ना वो सही है और हम ही सब जानते हैं। और फिर जब आप 25 की तरफ पहुंचते हैं, जब आप 30 की तरफ पहुंचते हैं, तब आपको समझ में आता है कि पहले जो मेरे माँ बाप कहते थे वो सही था, कि पहले जो मेरे टीचर कहते थे वो सही था। ये बातें बाद में समझ आती हैं। यही है किशोर अवस्था जो समझना नहीं चाहती है। और आप यहां पे क्या बताओगे, बी होगा, बी होगा। वजीर सिंह आ चुके हैं, गुड आफ्टरनून भाई। रोहित तिवारी, तब मैं इसका लाभ नहीं ले पाऊंगा। फिर यहाँ पे बात करेंगे कि इनके हेल्थ वेल बीइंग के लिए हम एक स्पेशल प्रोग्राम, यानी सरकार के द्वारा कहा गया बेटा ठीक है, तुम्हें अगर फोकस करना है, तुम्हारे बिहेव में चेंज आ रहा है, तुम अगर सोशल चेंज हो रहे हो, तो ऐसा करते हैं हम तुम्हारे लिए एक प्रोग्राम लेके आते हैं जिसके तहत आप हमसे बात कर सकते हो। और वो क्या है, वो आपका है राष्ट्रीय किशोर, कौन सा है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसे कहा जाता है आरकेएसके। क्या कहा जाता है, आरकेएसके प्रोग्राम कहा जाता है। आरकेएसके के तहत यहाँ पे किशोर में न्यूट्रिशन पर फोकस किया जाता है, उसकी मेंटल हेल्थ को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, और उसके सेक्सुअल बिहेवियर जो चेंज होते हैं, यानी हम अपोजिट सेक्स की तरफ जो भागते हैं, वो उस पर यहाँ पे काम किया जाता है, और यहाँ पर हेल्थ पर फोकस किया जाता है। तो आप यहाँ पर सब पूरी तरीके से यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं माँ, यानी मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम। तो ये क्या है, माँ का जो प्रोग्राम है ये ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस है मदर के लिए, और जननी सुरक्षा योजना के तहत ये प्रेग्नेंट वुमेन के यहाँ पे सेफ्टी की बात करता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सारे प्रोग्राम को समझ चुके हैं, और ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ गया। मेरा पीजीटी कैंसिल हो गया बेटा। पीजीटी क्या, सरकार पीजीटी क्या टीजीटी भी नहीं कराएगी, टेंशन ना लो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 9। क्या कहता है 9? तो आपको पता है कि अभी तक हमने क्या बोला कि हमारे सुरक्षा पर, हमारी जो सुरक्षा है या हमारे मूल अधिकार का जो हनन होता है, उसके लिए हम कहाँ जा सकते हैं, उसके लिए हम कोर्ट जा सकते हैं। मान लीजिए कि अब ह्यूमन हो गए हैं, ह्यूमन राइट हैं, उनकी रक्षा भी तो कोई देगा कोई। ह्यूमन राइट्स की रक्षा कौन करता है? तो आप कहेंगे कि ऐसा कोई होगा जो संविधान के तहत आया हो, ऐसा कुछ होगा जो कानून के रूप में। तो यहां पे बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत एक स्थापित कैसी संस्था है? तो कहेंगे सर ये या तो संवैधानिक हो सकती है, या फिर ये क्या है, असंवैधानिक होगी, या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होगी, गैर संवैधानिक। संवैधानिक का मतलब है जो संविधान में लिखा है। क्या मतलब है? जो संविधान में लिखा है। अब संविधान में क्या लिखा है? हम यूपीएससी बनाएंगे, हम इलेक्शन कमीशन बनाएंगे, हम फाइनेंस कमीशन बनाएंगे, ये संविधान में लिखा हुआ है, तो वो संवैधानिक हैं। अब मान लीजिए वो लिखा नहीं है तो हम बनाना चाह रहे हैं,
तो हमें ना कानून लाना पड़ेगा। तो कानून के द्वारा स्थापित है आपका ये एक निकाय, और अगर ये कानून के द्वारा स्थापित है तो बताओ ये कौन सा कानून हो, कौन सा निकाय होगा? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी, या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, एग्जीक्यूटिव होगी, या नन ऑफ द एबव? तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर बी जो सही हो जाएगा। ये सांविधिक निकाय है जो कानून के द्वारा स्थापित किए जाते हैं, और इसके लिए हम एक्ट लेके आए, क्योंकि एक्ट बनाना पड़ेगा। और एक्ट लेके आए कब? 1993 में, 1993 में हम एक्ट लेके आते हैं, और इसी के तहत हम यहाँ पे क्या करते हैं, मानव अधिकार आयोग बना देते हैं, जहां पर जो मानव ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड वायलेंस वगैरह होता है तो उस पर कंप्लेंट को देखा जाता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उसकी रिकमेंडेशन दी जाती है, और उसे अवेयरनेस भी फैलाई जाती है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति के द्वारा प्रतिभूति के स्थानांतरण या निर्गम के लिए विनियमन प्रदान करता है। सर इसकी ना लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा कि मान लीजिए कोई एनआरआई है, मान लीजिए एनआरआई है, भारत के बाहर रहता है, और अगर वो भारत के बाहर रहता है और भारत में शेयर खरीदना चाहता है, भारत में शेयर बेचना चाहता है, तो उसके लिए कौन सा कानून है, ऐसा कौन सा रेगुलेशन है जिसके तहत वो हमारे यहाँ के शेयर खरीद सकता है, उसे बेच सकता है? तो आप यहाँ पे क्या आंसर देंगे कि सर या तो वो FCPA हो सकता है, तो FCPA आपको समझ में आ रहा है, विदेशी भ्रष्टाचार को रोकना है तो FCPA को यहाँ पे यूज करना है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत हम अगर जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कोई एनजीओ है, ये रेगुलेट कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट करेगा, यानी विदेशी इसे रेगुलेट कर सकता है किसी भी एनजीओ को। ये कहता है तीसरा CSEC, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। जब हम यहाँ पे बात करते हैं ना, ये जो है यूएसए में सिक्योरिटी को रेगुलेट करता है, लेकिन बचा कौन सा? फेमा कानून। भाई फेमा कानून क्या है? भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति है, वो हमारे यहाँ पे क्या करना चाहता है? मुद्रा का ट्रांसफर करना चाहता है, हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी का इश्यू करना चाहता है, हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी खरीदना चाहता है, हमारे यहाँ शेयर बेचना या खरीदना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में जो कानून लागू होता है वो फेमा कानून है। FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। यहां पे हम 1999 में ये एक्ट लेके आए थे, जिसके तहत भारत में बाहर रहने वाला व्यक्ति भी हमारे यहाँ पे शेयर खरीद सकता है, हमारे यहाँ पे शेयर को बेच सकता है। ठीक है, गया गया गया, हाँ जी बिल्कुल गया, गलत हो गया, सी आंसर, बेटा डी आंसर होगा। आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन एक्ट, ये भाई यहाँ पे जो है ये यूएसए के लिए है। यूएसए में सिक्योरिटी को रेगुलेट करने वाला कौन है? ये सी एक्ट है। हमारे यहाँ पे सी एक्ट है ही नहीं, हमारे यहाँ पे जो एक्ट है उसका नाम फेमा है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, आया? ऐसे ही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ध्यान दिया करो बेटा। ओ माय डॉग। चलो क्वेश्चन नंबर 11, प्रवाल जानते हो आप? यहां पे देखते होगे ना कि समुद्र में ना एक प्रकार से ना कोरल होते हैं ना, ये चमकते हैं, अलग अलग रंग के होते हैं, और यहाँ पे आप देखते हैं ना कई सारे जो आइलैंड्स हैं ना, वो आइलैंड्स आपके कोरल से ही बने होते हैं। लेकिन कैसे? आपने लक्षद्वीप देखा होगा, और लक्षद्वीप की जमीन को चेक करोगे तो आप देखोगे लक्षद्वीप की जो जमीन है ना व्हाइट कलर की है। लेकिन व्हाइट कलर की कैसे है? भाई वो कोरल की वजह से है। कोरल मरेगा और कोरल के स्केलेटन से कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है, और वो कैल्शियम कार्बोनेट पूरी तरीके से जमीन पे जम जाता है और वो जमीन सफेद हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है। तो वो किसकी वजह से होता है? उसे कहा जाता है कोरल की वजह से। लेकिन क्या कोरल मर जाता क्यों है? क्योंकि कोरल को क्या नहीं मिलता? कोरल को यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलती, यहाँ सॉरी खाना नहीं मिलता, और यहाँ पे खाना नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? ये मर जाएगा। तो इसका मतलब है सर ये कहीं ना कहीं म्यूचुअलिस्टिक सिम्बोसिस पे काम करेगा, यानी सहजीवी संबंध पे काम करेगा। क्योंकि हम जानते हैं सहजीवी संबंध का मतलब क्या होता है कि एक तो दूसरे को खाना देगा और दूसरा पहले को रहने की जगह देगा। तो ऐसी स्थिति में कोरल जो है ना वो किसी के साथ में सहजीवी संबंध रखता है। तो बताइए कौन सा आंसर होगा? ए होगा, ए होगा, ए होगा? हाँ जी, अलोन गर्ल का आंसर बी है। जी ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, सीखा जाएगा नो मेंशन। चलो ठीक है बेटा, याद रखना कि जब भी कोरल होता है वो सहजीवी संबंध रखता है। वो किसके साथ रखता है? इस एल्गी के साथ रखता है जिसका नाम है जूजेंथलाई। जूजेंथलाई के साथ में कोरल रहता है, मतलब
क्या कर रहा है जू जयंतलाई? जू जयंतलाई ना इसे रहने की जगह देता है, यानी आश्रय देता है। ठीक है, क्या करता है? ये आश्रय देता है और कोरल उसे खाना देता है। और जब ये दोनों बिछड़ जाते हैं तो कोरल इसकी याद में मर जाता है, और मर जाएगा तो क्या होगा? इसके स्केलेटन से वाइट कलर का कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है, और जिसके बाद में हम देखते हैं कि हमारे आइलैंड्स हैं उनके पास में जो बीचेस होते हैं उन पर वाइट कलर की जमीन पाई जाती है, वो इसी की वजह से पाई जाती है। ठीक है, अब आप यहाँ पे जो आंसर दे, राइजोबियम आंसर दिया एक ने, भाई राइजोबियम नाइट्रोजन के फिक्सेशन में काम आता है। हमारे पेड़ों के पास में, हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं है। अब नाइट्रोजन नहीं है तो फिर नाइट्रोजन लाएंगे कैसे? तो ऐसा कंपाउंड बना दो कि नाइट्रोजन मिल जाए, तो यहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन में राइजोबियम काम आ जाता है। फिर आपने आंसर दिया क्लोस्ट्रीडियम, भाई ये जो है ना ये पैथोजेंस है। पैथोजेंस का मतलब ये हानिकारक है, ये हार्मफुल बैक्टीरिया है, ये परेशान कर देगा सामने वाले को, यहाँ पे बीमारी लेके आ जाएगा। ये आपका क्लोस्ट्रीडियम आपका आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, दोनों ही आपके पैथोजेंस है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर जाते हैं। बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन है क्या? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में किसी मामले पर संसद को कानून बनाने के लिए राज्यों द्वारा अनुरोध करने के बाद संसद द्वारा पारित कानूनों का एक उदाहरण है? तब आप यहां पे क्या कहेंगे कि मतलब कोई स्टेट है, क्या कह रहे हैं हम? कोई स्टेट है, किसी स्टेट को लगता है कि संविधान की जो स्टेट लिस्ट में जो विषय हैं, क्योंकि आप जानते हैं हमारे पास में एक अनुसूची नंबर 7 है। क्या है? अनुसूची नंबर 7 है, और इस अनुसूची नंबर 7 में आर्टिकल नंबर 246 जो हमारे केंद्र और राज्य के बीच में क्या करता है? पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करता है 3 लिस्ट के द्वारा। एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची, और एक है समवर्ती सूची। तो इसका मतलब ये हुआ संघ सूची में कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य सूची में कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी। और समवर्ती सूची में यहाँ पे कानून दोनों बना सकते हैं। लेकिन पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि ऐसा कोई विषय है जो राज्य सूची में आता हो, यानी इस राज्य सूची में आने वाला विषय राज्य सरकार बनाएगी। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं ना, ऐसा भी हो जाए, मान लो कि संसद को कानून बनाने के लिए ना राज्यों के द्वारा अनुरोध करने के बाद वो कानून बनाना स्टार्ट कर दे, यानी पार्लियामेंट कानून बनाना स्टार्ट कर दे। तो ऐसा क्या हो सकता है? ऐसा कौन से कानून की जरूरत है? तो हम यहाँ पे वो चीजें लेके आएंगे। और ये आर्टिकल नंबर कौन कहता है कि आप यहाँ पे संसद के द्वारा कानून बना सकते हो? तो आर्टिकल नंबर 252 के तहत, आर्टिकल नंबर 252 के तहत 2 से ज्यादा राज्य चाहें तो वो पार्लियामेंट से कानून बनवा सकती हैं। ठीक है, 2 से ज्यादा राज्य अगर चाहते हैं तो पार्लियामेंट उस पर कानून बना सकती है। और ऐसा कानून हम कौन सा लेके आए थे? वो आपका वन्य जीव कानून था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था 1972 में। क्योंकि आप जानते हैं ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है या वन्य जीव से रिलेटेड कानून राज्य सूची के अंतर्गत आते थे। तो हमने कानून बना दिया 1972 में ही, लेकिन बाद में समझ आता है क्यों ना इसे हम शामिल कर दें समवर्ती सूची में, क्योंकि केंद्र भी सरकार बना सकती है, राज्य की सरकार भी कानून बना सकती है। तो इसी वजह से इसको फिर 42वें संविधान संशोधन में समवर्ती सूची का हिस्सा बनाया गया था। आया समझ? काजू का आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रांशुपाल ए होगा सर, डी होगा बेटा। बेटा एक चीज याद रखो, यहां पे ये नहीं पूछा है इनमें से एग्जाम्पल कौन सा है, यानी बनाया संसद ने हो और वो पार्ट राज्य सूची का हो, तब आप कहेंगे सर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में ही बन गया था, लेकिन संशोधन तो 1976 में हुआ है। 1976 में राज्य सूची से समवर्ती सूची में से ट्रांसफर किया गया, लेकिन था तो राज्य में, इसलिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आएंगे। अब आपको पता है, मान लीजिए ग्राम पंचायत है, बिल्कुल है, ग्राम पंचायत भी खर्चे करती है, हाँ जी करती है। ग्राम पंचायत को पैसा भी आता है, बिल्कुल आता है। इसका हिसाब कौन रखेगा? कितना खर्च किया है, कितना इनकम आ रही है, ये सारा हिसाब रखना है। तो आपके अकाउंट की ऑडिटिंग करने का काम कौन करेगा? और ये कौन तय करेगा? ये बता दीजिए, इनमें से क्या आंसर हो जाएगा कि पंचायतों के द्वारा खातों के रखरखाव और ऐसे खातों की लेखा परीक्षा यानी ऑडिटिंग के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार इनमें से किसको है?
ऐसा कौन है जो यहाँ पे खाते को चेक कर रहा है, ऐसा कौन है जो खाते की ऑडिटिंग कर रहा है, रख रखाव करता है, खर्चे देखता है, हिसाब किताब रखता है? तो इनमें से जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। आंसर दिया है अंजलि उपाध्याय ने, कोई आंसर नहीं दिया, और काजू ने आंसर दिया है सी, प्रांशुपाल ने आंसर दिया है बी, जी का आंसर है सी। बाकी के और लोग भी आंसर दिया करो भाई, जुड़ तो जाते हो लेकिन आंसर दिया करो, समझ में आया करे कि हम चीज़ों के लिए जुड़ रहे हैं, हमें जो चीज़ मिल रही है वो सही है या नहीं है। आपके कोई डाउट है वो पूछ सकते हो, ऐसी चीज़ें किया करो भाई। अलोनगढ़ ने भी आंसर दे दिया है डी। तो बेटा जो यहाँ पे आपके डी, सी और बी आंसर दे रहे हैं वो सभी गलत हैं। आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों भाई? ट्रांसपेरेंसी लानी है, क्या करना है मुझे ना, ट्रांसपेरेंसी लानी है। और जब मैं ट्रांसपेरेंसी ला रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे इंसान की जरूरत होगी जो फंड का सही यूज करने की, यानी पूरा हिसाब किताब रखे। तो ऑडिटर तो केवल यही है ना, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये हैं आपके आर्टिकल नंबर 243 जे, 243 आई, 243 जे। इसके तहत यहाँ पे पंचायतों का भी रखरखाव करता है, उनके अकाउंट को भी मेंटेन करता है। ये इसका है, यही बताता है कि फंड का सही यूज हुआ है कि नहीं हुआ है। और अगर आपसे मैं ये पूछूं कि प्रेजेंट टाइम में सीएजी कौन है, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा कि प्रेजेंट टाइम में कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है। जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्या आंसर होगा इसका? पता होके भी गलत कर दिया बेटा, पता होके ही गलत होते हैं चीजें। सबको पता होता है कि हम ऐसे जो डिसीजन ले रहे हैं, डिसीजन से हमारा कुछ गलत हो सकता है, सामने वाला काट के जा सकता है, तब भी हम क्या करते हैं, उसी लाइन में चले जाते हैं, उसी लाइन में जाते हैं, सीधे चले जाते हैं। पहले से ही पता था ही काट के जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना, चीजों को समझो। क्वेश्चन नंबर आते हैं अगले पर, किसका आंसर बताओ? ज्ञानेश नहीं है, काजू गलत बता दिया फिर। ज्ञानेश नहीं है, ज्ञानेश कुमार तो आपके चुनाव आयोग के यानी इलेक्शन कमिश्नर है। कौन से? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीईसी हैं। संजय भाई थोड़ा सा, और क्या बताऊं मैं तुम्हें लोगों को, आंसर ये हो जाएगा संजय मूर्ति। तो प्रेजेंट टाइम में आपके कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कौन है? संजय मूर्ति हैं, ठीक है, वो सीईसी हैं वो। भाई थोड़ा सा देखो। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। बेटा जो आयोग की तरफ से जो आंसर आते हैं ना, मैं उस आयोग की तरफ से आंसर को यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। ये मेरे आंसर नहीं है, ये आयोग की तरफ से जो आंसर होते हैं, जो सही माना है वही आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सॉरी 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 से काम नहीं चलेगा, ऐसी लगा देना वहां पे जाके, गोला लगा दिया था सर, सॉरी 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 बोल देंगे, नहीं आया नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? पता है आपको? हमारे पास में ना एनसीबीसी एक संस्था है, जी आपको दिखाई दे रहा है हमारे पास में एनसीबीसी एक संस्था है। ये करती क्या है यार, ये किसके लिए है? तो आप जानते हैं हमारे पास में ना ग्रुप होते हैं। ग्रुप कैसे? एक ओबीसी का ग्रुप होता है, यानी बैकवर्ड क्लासेस के लिए हमारे पास में एक संस्था है जिसे एनसीबीसी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। अब मान लीजिए कि इस जो हमारी ओबीसी के लोग हैं उनके लिए काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर हुआ है तो कौन सा हुआ है, अगर योजना आई है तो कौन सी आई है। तो ये सारी चीजों को देखना और उसकी रिपोर्ट बनाना और उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करना और किसी को भेजना, ये एनसीबीसी का काम है। तो एनसीबीसी यहाँ पे रिपोर्ट बनाता है, और रिपोर्ट बनाता है, भेजता किसको है? वो करता है राष्ट्रपति को। तो कितनों का आंसर ऑप्शन नंबर ए है? भाई बी आंसर, फिर से बी आंसर आ गया। बी रट लिया है क्या? बी आंसर रट लिया है क्या कि नहीं हमें आंसर बी ही देना है? कोई भी क्वेश्चन हो आंसर बी, ए आंसर होगा, ठीक है। नमस्ते, जान जुड़ चुकी है हमारे साथ में बहुत लेट, क्लास का एंड हो ही जाएगा थोड़ी देर में। भाभी काजू भैया क्वेश्चन नंबर ए, इसका आंसर एक है ए। यानी हमारे पास में एक संस्था एनसीबीसी जिसकी स्थापना होती है 1993 में स्थापना होती है। और स्थापना किसके थ्रू होती है? तो आप कहेंगे सर कोई ना कोई तो एक्ट लाया गया होगा। तो एक्ट भी लाया गया था, एनसीबीसी एक्ट। इसके तहत यहाँ पे क्या होता है, इसकी स्थापना की जाती है। और जब स्थापना हो जाती है ना, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर ये संवैधानिक है या नहीं है? भाई इसे संवैधानिक का दर्जा ना बाद में दिया गया है। कब दिया गया है? मोदी सरकार बनने के बाद में।
यानी ओबीसी को दर्जा, जो संवैधानिक दर्जा जो दिया गया है, एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा जो दिया गया है वो 2018 में दिया गया है। और कौन सा संशोधन, 102वां संशोधन किया गया, और 102वां संशोधन होने के बाद इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, ये भी याद कर लेना, आर्टिकल नंबर 338 बी के तहत ये संवैधानिक निकाय कहलाता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो बेटा, वो फिल्म थी, वो मेरी जान तेरे नाम नहीं था, वो जान तेरे नाम फिल्म है। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 15। आप जानते हैं हमारे पास में ना अलग अलग समाज हैं, सभी जानते हैं, और अलग अलग समाज के लिए ना अलग चुनावी आरक्षण देना पड़े तो विवाद हो जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, ऐसी स्थिति में हम लेके आते हैं एक पैक्ट। और वो पैक्ट कौन लेके आता है आपके सामने, कब लेके आता है वो सामने लिखा ही है। यानी 1932 से पहले ना ब्रिटिश जो थे वो दलित लोगों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट पर काम कर रहे थे। यानी उन्हें निर्वाचक मंडल ही अलग कर दिया गया, एक तरीके से बांटने का काम कर दिया। फिर होता है 24 सितंबर का टाइम। 24 सितंबर सर तो सारे ही आपके सालों में आएगी, तो कौन सा, 1932 का टाइम। 24 सितंबर 1932 का टाइम हुआ। उस टाइम पे गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहाँ पे एक पैक्ट करते हैं, जो कहते हैं कि गांधी अंबेडकर ने यहाँ पे क्या किया, सेपरेट इलेक्टोरेट के का विरोध किया, उसे समाप्त करने का काम किया, और इसी सेपरेट इलेक्टोरेट को ज्वाइंट इलेक्टोरेट में बदल दिया और रिजर्व सीट में बदल दिया। और यहाँ पे 147 सीटें भी रिजर्व दी गई, और इन्हें शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व भी दिया गया है। एक किसके तहत, इसके पैक्ट के तहत। कौन सा पैक्ट हुआ था यहाँ पे, पूना पैक्ट हुआ था। तो पूना समझौता किसके बीच हुआ था, गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। किस लिए हुआ था, क्योंकि ब्रिटिश ने दलित को अलग निर्वाचक मंडल दे दिया था, और इसी का विरोध किया गया था इन दोनों के द्वारा, इसी को समाप्त किया गया था इन दोनों के द्वारा। और यहाँ पे ज्वाइंट इलेक्टोरेट दिया गया, तो उसके बाद रिजर्व सीटें भी दी गई, और यहाँ पर हमारे पास में इस प्रकार से धीरे धीरे ये आरक्षण में बदल जाता है। ठीक है, आंसर समझ में आया। 13 का भी आंसर होगा। चलो अभी देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। बुवाई के मौसम की बात करते हैं। आप जहां पे पूछा गया है बुवाई के मौसम की शुरुआत में घोषित फसलों का मूल्य क्या कहलाता है। मैं अगर आपको ये कह दूं ना, किसान जो है ना, फसल बोने से पहले जान ले कि उसकी फसल का रेट क्या रहेगा, वो फसल बोने से पहले जान ले कि उसकी फसल का न्यूनतम रेट कितना मिलेगा और उसे कितना फायदा होगा, तो फिर क्या करेगा, तो यहाँ पे किसान को नुकसान नहीं होगा। तो ऐसे में क्या किया जाता है, उसे फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है, और फाइनेंशियल सपोर्ट बुवाई के टाइम पे दिया जाता है। इसी वजह से यहाँ पे हमारे पास में क्या आता है, ऑप्शन में से कोई एक चीज आती है जो किसान को नुकसान नहीं होने देती है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, काजू ने आंसर दिया ऑप्शन नंबर ए। बेटा रुक जाओ, क्लास एंड भाई, क्वेश्चन नंबर हो जाने दो, उसके बाद उसको देखेंगे। और अगर तुम इतना फोर्स कर रहे हो तो चलिए चेक कर लेते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। बेटा मैंने एक सही बताया है। बेटा ये पूछा गया है ऑडिटिंग के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार किसको है, इसके तहत ये काम करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन आपका कंट्रोलर ऑडिटर ही जो काम करेगा। मैंने आर्टिकल भी बताए हैं, 243 आई और 243 जे। सही है बेटा, इतना भी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे देख रहा है, आपको देखा है कि हम जब यहाँ पे मानव के विकास की बात करते हैं
तो मानव के विकास को यहाँ पे किसी ना किसी क्राइटेरिया के आधार पर समझा जाता है। हम देखते हैं मानव का जो विकास है वो जीवन की गुणवत्ता अगर जानना चाहें, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है ये जानना चाहें, तो हमें किसी ना किसी के आंकड़ों पर नजर रखनी होगी। और वो आंकड़ा किसका होता है? वो आंकड़ा होता है मानव विकास सूचकांक का। और ये मानव विकास सूचकांक जो है ये कहीं ना कहीं 3 घटकों पर काम करता है। तो 3 घटक मैंने आपको यहां पे दिए हैं कि आपका पहला घटक है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी जन्म के समय लाइफ की एक्सपेक्टेंसी कितनी है, जीवन की गुणवत्ता क्या है, और यहाँ पे वो जीवन जो है आगे किस तरीके से चलने वाला है। अब दूसरा जो है एवरेज एजुकेशन लेवल, यानी एजुकेशन की बात की गई है, तो ह्यूमन को का डेवलपमेंट होना है तो एजुकेशन भी बहुत जरूरी है, प्राइमरी एजुकेशन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। तीसरा है आपकी इनकम, तीसरा क्या है? आपकी इनकम, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय को भी यहाँ पे घटक माना जाता है। इन 3 घटकों के आधार पर हम यहाँ पे क्या बताते हैं? हम यहाँ पे ह्यूमन डेवलप इंडेक्स को बताते हैं। और यहाँ पर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो आप कहेंगे सर यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और ये भी याद रखना कि यहाँ पर भारत की रैंक कितनी है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 130वीं रैंक रखता है। लेकिन हमसे तो घटक पूछा है और घटक मैंने पहले ही बता दिए। आप क्या बताओगे कि यहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है बर्थ के समय कितनी है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अंजलि का आंसर ए है, अलोन गर्ल बता रहे हैं सी, जान का आंसर है समय। सर आपके यहाँ पे बारिश हो रही है। समय सिंह पूछ रहे हैं कि हमारे यहाँ पे बारिश हो रही है कि नहीं हो रही। भाई हमें पता नहीं है, हम अंदर बैठे हैं और अंदर मतलब स्टूडियो में पता नहीं चलता है। जो चीज़ें हो रही होंगी बाहर हो रही होंगी, चेक करते हैं, कोई आएगा बाहर से तब बता देंगे हो रही है कि नहीं हो रही। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं। मान लीजिए आपके आइडिया को कोई कॉपी कर ले, मान लीजिए आपके आर्टिकल जो लिखे हुए हैं ना उनको कोई कॉपी कर ले। आपने ना शायरी लिखी, शायरी को कॉपी कर ले, तो आप इनमें से उसे क्या कहेंगे? उसने क्या किया है? यानी किसी दूसरे के विचारों को अपने स्वयं के विचार के रूप में प्रस्तुत करना। फेसबुक पे यही तो होता है, फेसबुक पे दूसरे का कॉपी किया और अपना नाम डाला और फेंक और इसको भेज दिया। इसी प्रकार से हम चीजों को करते हैं, दूसरे के आइडिया को, दूसरे के आर्टिकल को अपने नाम से चीजों को आगे शेयर करते रहते हैं। तो ये क्या कहलाता है? आप यहां पे उसे क्रेडिट नहीं देते हैं। तो कॉपी तो कर रहे हैं लेकिन उसे क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप एक प्रकार से क्या हो जाओगे? एक प्रकार से आप चोर हो जाओगे। लेकिन कौन से चोर हुए वही आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्या आंसर होगा? काजू का आंसर, राज फीलिंग का आंसर, जान का आंसर, अंजलि उपाध्याय का, अलोन का, एएसपी का, सभी का आंसर आ रहा है चोर। बेटा देख लेंगे प्रांशुपाल, अगर 13 नंबर में आपको डाउट है तो उसको मैं एक बार चेक कर लूंगा, उसको मैं फिर से बता दूंगा। ऐसा नहीं है, अगर आपको लग रहा है तो आपको उसको चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका साहित्यिक चोरी। क्या हो जाएगा? साहित्यिक चोरी हो जाएगा। यानी वहां पर आप कॉपी तो कर रहे हैं लेकिन क्रेडिट दिए बिना आप वहां पर उसे प्रस्तुत कर रहे हो। आप वहां पे उस किसी सामने वाले का नाम नहीं लिख रहे हो, उसने शायरी लिखी और उसे अपने नाम से चेप रहे हो किसी को, तो इसका मतलब क्या है? आप क्रेडिट चोर हो, आप साहित्यिक चोर हो, दूसरे की कॉपी कर रहे हो। इसके अलावा आपको यहां पे दिया गया अनामिता। तो एनोनिमिटी क्या होती है? आप बिना नाम के रहते हो ना, तो उसे अनामिता कहा जाता है। जब आप यहाँ पे स्वजन पक्षपात यानी नेपोटिज्म की बात करते हो तो फिल्मों में जो होता है, राजनीति में जो होता है वो नेपोटिज्म होता है, यानी किसी को अनफेयर एडवांटेज देना। जैसे आजकल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लोग बोलते भी हैं कि राहुल गांधी को एक प्रकार से अनफेयर एडवांटेज दिया जा रहा है, जहां पे दूसरे नेता को सामने आना चाहिए था, जहां पे उससे मजबूत नेता, मजबूत कद वाले लोगों को आपके आगे आना चाहिए, लेकिन एक प्रकार से वहां पे नेपोटिज्म को देखते हुए उनको अनफेयर एडवांटेज दिया जा रहा है, कह सकते हो। लेकिन आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए दूसरा है आपका यहाँ पे डिपोटिज्म की बात करी जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है? आपके पास में पावर है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आगे बढ़ते जा रहे हो, आप एब्सोल्यूट पावर, बिना किसी चेक के शासन करे जा रहे हो, आप शासन करे जा रहे हो, उसे डिपोटिज्म कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 पे यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कोई व्यक्ति है, प्रशासनिक फैसलों के खिलाफ अगर अपील करना चाहता है, न्याय चाहता है, तो उसकी सुनवाई के लिए किसने नया प्रावधान जोड़ा होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। यानी किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में न्याय अधिकरण पर नया भाग
से संबंधित प्रावधानों को जोड़ा गया है, यानी 14A की बात कर रहा है, वो कब जोड़ा गया है ये पूछ रहा है। आप यहां पे बताएंगे सर पहली बात तो यहाँ पे होता है 99वां संशोधन। कौन सा? 99वां संशोधन, और यही मैंने आंसर सही बता दिया है, यही सही होगा, क्योंकि आप यहाँ पे कहेंगे कि ये जो 99वां संशोधन होता है ये होता है 2014 में। क्या होता है? 2014 में। और यहाँ पर 99वें संशोधन में पार्ट 14A को जोड़ा जाता है। अनुच्छेद 323A और B के तहत यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है। क्या किया जाता है? न्याय अधिकरण को रिकॉग्नाइज किया जाता है, जिससे एफिशिएंट जस्टिस मिल सके, फास्ट जस्टिस मिल सके। इसी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए मैं चेक कर लेता हूं, आपको अगर लग रहा है तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात आते हैं। निम्नलिखित में से किस त्योहार को बसंत त्योहार भी कहा जाता है? तो बसंत का जो त्योहार है वो कौन सा त्योहार होता है? यहां पे कहेंगे कि बसंत ऋतु कब आती है सर? बसंत ऋतु ना मार्च के टाइम पे आती है। मार्च के टाइम में कौन सा आता है? तो मार्च के टाइम पे हमारा ना होली का त्योहार आता है, रंगों का त्योहार आता है, फसल का नया मौसम का स्वागत होता है, फसलों का स्वागत किया जाता है। वसंत ऋतु के आगमन पर यानी फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इसे बसंत उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, प्रांशु पाल ने अभी आंसर दे दिया। बेटा एक बार एक चेक कर लेते हैं कि जो आप यहाँ पे 13 का आंसर बता रहे हो, ठीक है, इसमें थोड़ा सा डाउट है बच्चों को, तो मैं यहाँ पे इसको ना डाउटफुल में रखता हूँ। और दूसरा क्या है, इसके लिए आप जो आंसर बता रहे हो तो उसको बी आंसर ही कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों का जो आंसर है इसको एक बार चेक करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा रिव्यू करना पड़ेगा, जिसके बाद में मैं आपको आंसर बता पाऊंगा। लेकिन आप लोग अगर कह रहे हो कि उसका ऑप्शन नंबर बी होगा, तो चलिए इसको ऑप्शन नंबर बी के साथ ही चलते हैं और राज्य विधायिका इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे पास में जो है 13 का जो है आप बी लगा लीजिए। इसको मैं एक बार थोड़ा सा रिव्यू करके आपको चीज़ों को बता दूंगा, जिससे आप चीज़ों को सही कर पाएंगे। ठीक है, अगर थोड़ा सा डाउट हुआ है तो उसको यहां पे खत्म करने की भी कोशिश की जाएगी। ओके, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, अगर आपका क्लियर है तो मैं एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर लूंगा, उसके बाद मैं इस चीज को देखूंगा। ठीक है, इसको कल और मैं इसको रख लूंगा जिससे कि आपकी चीजें और क्लियर हो जाएं। तो आप इसको हटा दें, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि आप अपनी तरफ से इसको आंसर बी को लेके चलें। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको डाउटफुल में रखता हूँ। बाकी अब आपका ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा था? भाई बसंतोत्सव ऑप्शन नंबर यही होगा, होली होता है। नेट इश्यू। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। भाई इसको मैं नहीं बताने वाला, इसको आपको करना है। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने के साथ साथ बायोस्फीयर रिजर्व होने का भी दर्जा रखता है? इनमें से ऐसा कौन सा है जो नंदा देवी जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में जाना जाता है, और ये कौन से राज्य में है ये आप बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। अगर आप यहाँ पे हमारे साथ में कमेंट बॉक्स में जुड़ जाते हैं तो आपका रिप्लाई भी किया जाएगा, और इसके साथ में आपके अगर डाउट है उसको खत्म करने का भी प्रयास किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को एक बार रिव्यू जरूर किया जाएगा, उसके बाद में आपको उसका आंसर भी मैं कोशिश करूंगा कल वाली क्लास में बता सकूं। ठीक है, इसी के साथ में आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। और आपको यह भी बता दूं कि आप यहां पे हमारे साथ में चाहे कोई भी क्लास हो, रीजनिंग की क्लास हो, अब ये जो रीजनिंग की क्लास होने वाली है ये आपकी सुबह 9 बजे हो जाएगी। इसके अलावा मैथ्स की क्लास जो है वो 11:30 बजे होती है। आप 12:30 बजे हमारे साथ जीके और जीएस के लिए जुड़ सकते हैं। शाम को 9 बजे हमारे साथ में हिंदी के लिए जुड़ सकते हैं। आप यहाँ पे क्लास आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा। बाकी आप यहाँ पे एक बार ये कह दीजिएगा कि अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और एक बार को जो नए हैं वो सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। इसके अलावा आपको अगर कोई क्वेश्चन है और वो आप पूछना चाहते हैं, वो अपने डाउट भी हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर, जिससे आपको पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। अगर आपको आता है तो भाई गूगल सर्च करके तो कोई भी आंसर दे देगा।
एक बैच लॉन्च किया गया था जिसका नाम है चाणक्य 2.0, जो कि शुरुआत हो चुकी है, शुरू हो चुका है और यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ये रन कर रहा है। आपको पता है हमारा जो चाणक्य बैच आया था इससे पहले वो फुल हो चुका है, इसके बाद में हमने इसको दोबारा लॉन्च किया, 2.0 को लॉन्च किया और ये आप लोगों के लिए इसकी जो रेट रखी वो हमने मात्र 99 रखी है। तो 99 रुपए का ये बैच है जो आपको बहुत सस्ते में बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करता है, आपको बहुत सस्ते में बहुत अच्छे कंटेंट के साथ साथ बहुत अच्छे तरीके से स्किल के साथ में पढ़ाया भी जाता है, जिससे चीजें आपको समझ में आ सकें, आपके कंसेप्ट को क्लियर किया जाता है, आपकी थ्योरी को कंप्लीट कराया जाएगा, सिलेबस भी इसके अंदर कंप्लीट होगा, आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाएंगी और लाइव क्लासेस के साथ में आपको जो क्लासेस हैं वो रिकॉर्ड में रहेंगी। दूसरा, 99 रुपए में आपको ये 2 साल के लिए मिल रहा है। भाई कोई भी बैच है 6 महीने में खत्म हो जाता है और आपको वैलिडिटी जो रहती है वो 6 महीने की रहती है, लेकिन हमारे साथ में सस्ते में आपको 2 साल की वैलिडिटी है, यानी जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको ये बैच जो है आपके पास रहेगा, आप कभी भी इसको देख सकते हैं, आप कभी भी यहाँ पे इसके साथ में पढ़ सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे आपको जो टीचर पढ़ा रहे हैं ये सारे टीचर आपको यहाँ पे यूपीएसआई को टारगेट कराएंगे, ये आपका अपने सजेशन भी शेयर करेंगे, आपको यहाँ पे स्ट्रेटजी भी शेयर करेंगे, आपको खुद बताएंगे कि किस तरीके से आपको पढ़ना है और आपके डाउट को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आपके जो भी डाउट है वो आप पूछेंगे, उसके बाद में इसको सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, चलिए अब बाकी का फिर आपके माइंड में आएगा सर ठीक है बैच तो ले लेंगे लेकिन कहां से लेंगे, तो आप जाएंगे हमारे बाईएससी ऐप पर और बाईएससी ऐप पर आप बैच ले सकते हैं। और बाईएससी ऐप पर जाने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर और लॉगिन का यहाँ पे ऑप्शन आएगा, तो आप रजिस्टर और लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन करने के बाद हमारा आप बैच ले सकते हैं। कहां पर जाकर, आप हमारे पेड कोर्सेस में जाके उन बैचेस को खरीद सकते हैं और जैसे ही आप पेड कोर्सेस में जाएंगे आपको सारे बैचेस एक जगह पर दिख जाएंगे, आप जो भी बैच खरीदना चाहते हैं वहां पर जाकर आप खरीद सकते हैं। बाकी अगर आप यहां पे टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ में टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। आप चाहते हैं कि हमें यहां पे सिलेबस भी पता चल जाए तो आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, आप चाहते हैं कि हमें कुछ पीडीएफ भी प्रोवाइड करी जाए तो आपको पीडीएफ भी मिलेंगी। लेकिन आपने बैच खरीद लिया, वो बैच आपको कहां मिलेगा, तो भाई वो आपको मिलेगा माई परचेज में, जो आपको होम के पास में दिया गया है। तो जो बीच में ऑप्शन दिया गया है माई परचेज, आप वहां पे जाके इस बैच को खरीद सकते हैं, यानी खरीदा हुआ बैच देख सकते हैं, जिससे आपको यहां पे सारे डाउट आपके खत्म हो जाएंगे। अगर आपका कोई और डाउट है तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो नंबर है हमारा 8266981579। ठीक है, नहीं अगर समझ में आ रहा है तो मैं बता देता हूं कि हमारा जो नंबर है वो ये लिखा हुआ है 8266981579। आप इस पर कॉल करके कोई भी डाउट है उसको पूछ सकते हैं, बैच कैसे खरीदना है ये पूछ सकते हैं। अगर आपने बैच ले लिया है उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट आ रहा है तो आप यहाँ पे उन चीजों को देख सकते हैं, फोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं इसी टाइम पर 12:30 बजे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज की क्लास में इतना ही, इसी टाइम पे रोजाना मिलते रहेंगे 12:30 बजे, आप रोजाना हमारे साथ में जुड़िएगा। यहां पर आपको एक चीज और मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि ये जो टाइम है हमारा 12:30 का, अगर इसे 12 कर दिया जाए तो कैसा रहेगा, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में बताना कि अगर इसे 12 कर दिया जाए तो आप लोग जुड़ोगे कि नहीं जुड़ोगे। ठीक है, बता जरूर देना कमेंट बॉक्स में। फिर मिलते हैं इसी टाइम पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।